का स्टार्ट एक पथरी नाम के गांव से होता है, जहाँ की सारी लेडीज अपना मुंह साड़ी या फिर पल्लू से ढककर रखती हैं। यहाँ पर अपना भाई, बेटा, पति, पापा इनको छोड़ यानी घर के सदस्य छोड़ पराया मर्द इनका चेहरा नहीं देख सकते। मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम शुभ लक्ष्मी होता है, जिसको प्यार से शुभू बुलाते हैं। शुभू ने भी अपने पिता रामराव को छोड़ किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया होता। अब हम देखते हैं कि गांव में देवी माता का त्योहार होता है, जहाँ पर गांव में मेला लगाया होता है और वहाँ शुभू भी अपने पिता के साथ आई होती है। दरअसल शुभू की माँ उनके बचपन में ही गुजर गई होती है। शुभू के पिता यानी रामराव महिलाओं को पर्दे घूंघट बेचता और अपना गुजारा करता। अब हम देखते हैं कि शुभू की शादी सरपंच के बेटे से फिक्स हो चुकी होती है, जिसका नाम राजेश होता है। यहाँ का रिवाज ये होता है कि बच्चियों के मेंस्ट्रुएशन के बाद ही वो घूंघट में रहना चालू कर देती है। उससे पहले वो अपना चेहरा दिखाए घूम सकती है। शुभू और राजेश बचपन से दोस्त थे। जब शुभू का मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ तब से राजेश ने उसका चेहरा नहीं देखा था। मेले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कठपुतलियों का नाटक होता है, जिसमें हमें देवी ज्वालंबिका की कहानी बताई जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि ज्वालंबिका एक निडर स्त्री योद्धा थी, जो योद्धा बनने का प्रशिक्षण देती थी। वही एक दिन प्रशिक्षण देते हुए उसके एक शिष्य को सांप काट लेता है। तब ज्वालंबिका पेट से थी, फिर भी वो घोड़े से उसे वैद्य के पास पहुंचा देती है, जहां उसका उपचार हो सके। आते वक्त वो अकेली थी। तब हम देखते हैं कि बीच रास्ते में चार मर्द दिखाई पड़ते हैं, जिनकी बुरी नजर उस पर थी। वो उसे बहला कर कहते हैं कि तुम पेट से हो और घुड़सवारी करती हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ज्वालंबिका भी मान गई और उनके साथ जाने लगी। तभी उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू किया, जिसमें सफल न होने के कारण ज्वालंबिका को उन्होंने आग में छोड़ दिया। पर जैसा कि ज्वालंबिका एक योद्धा थी, उसने उन चारों मर्दों को भी अंदर ले लिया, जिससे वे भी सारे मारे गए। अब ज्वालंबिका भी बहुत ज्यादा जल चुकी होती है। उसने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ज्वालंबिका की मृत्यु के बाद जो भी माँ गर्भपात में बच्चे को जन्म देती, वो पैदाइश मर जाता। सब लोगों को ज्वालंबिका का श्राप लगने लगा और उसी के कारण इस श्राप को खत्म करने हेतु ये मंदिर बनाया, जिसमें ज्वालंबिका की पूजा करनी शुरू कर दी। जिसमें पूजा के दौरान एक घूंघट उड़ते हुए मूर्ति के सर पर बैठ गया और वहीं से ये मुंह पर पर्दा लगाने की प्रथा शुरू हो गई। जिसके बाद सारे बच्चे भी जिंदा पैदा होने लगे और यहाँ के रूल अनुसार किसी महिला का चेहरा कोई पराया मर्द देख ले तो उसे भी उस कुएं में आत्मसमर्पण कर अपनी जान देनी पड़ती है। इस मेले में वो चार मर्दों के लिए वो चार पुतलों को भी जलाते हैं और उनका दहन करते हैं। नेक्स्ट सीन में शुभू को मेले के दूसरे दिन अपने सहेलियों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी माँ की कब्र पर होती है। जहाँ से लौटते वक्त हवा से शुभू का चेहरे का पर्दा यानी घूंघट निकल जाता है और शुभू का चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन वहाँ शुभू और उसकी सहेली के अलावा दूसरा पराया मर्द नहीं था, तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वो जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है और अब हम उसे आते वक्त राजेश के साथ देखते हैं, जो उसे मिलने एक पुरानी बंद ट्रेन में आई होती है, जहाँ राजेश उसके पीछे नेक्स्ट सीट पर होता है। दोनों भी चेहरा ना देखे बातें करते हैं। तब शुभू अपना घूंघट खोलकर होती है और राजेश तो पीछे था, तो उसे कुछ नहीं दिखता। शुभू उसे एस नाम की किचन देती है। अब वो राजेश से मिल सीधा घर आती है। जब वो अपने पापा के साथ होती है तो उसकी माँ की दोस्त जो रत्ना आंटी होती है, उनको शादी का इनविटेशन का पूछती है, जो अब दूसरे शहर में रहने को गई होती है। रामा राव रत्ना को कॉल कर शुभू के शादी का इनविटेशन देता है। अब हम रत्ना का घर देखते हैं, जहाँ रत्ना का पति रत्ना पर ही डिपेंड रहता था। वो सिलाई से अपना घर चलाती और सारी जिम्मेदारियां निभाती। जब रत्ना अपने पति से शुभू के शादी के लिए जाने का कहती है तो उसका पति उसे साफ इनकार कर देता है। लेकिन रत्ना को पता था कि रत्ना के बिना शुभू शादी नहीं करेगी, क्योंकि शुभू उसे अपने माँ समान मानती थी, क्योंकि वो उसके माँ की बहुत सच्ची दोस्त थी। रत्ना अपने पति से बात मनवा ही लेती है और शादी के लिए जाती है। अब हमें गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की बड़ी हो चुकी थी, यानी उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो चुका था और वही उसका फंक्शन था। उस फंक्शन में लगभग सारे लोग होते हैं, जहाँ राजेश और उसका एक दोस्त भी होता है। फंक्शन के दौरान नाचते वक्त राजेश के दोस्त के बैग से एक मैगजीन गिर जाती है, जिस पर रत्ना का बिना पल्लू के फोटो होता है, जब उसका पल्लू खेत से आते वक्त उड़ गया था। अब सभी गांव वाले रत्ना की बिना पल्लू की फोटो देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा, अब शुभू को भी आत्मसमर्पण करना होगा, ऐसा डिसाइड हो जाता है। क्योंकि गांव में श्रावंती नाम की उसकी सहेली पेट से होती है और अगर शुभू ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। लेकिन रत्ना जो वहां आई थी वो उसके खिलाफ हो जाती है और सबको पुलिस की धमकी देते हुए ऐसा ना करने कहती है। तब हम देखते हैं कि शुभू के पैदा होते समय एक औरत का चेहरा रामाराव ने देख लिया था। तब उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिससे शुभू को कोई हानि ना पहुंचे और उसकी वजह से आज शुभू जिंदा है। तो श्रावंतिका के लिए उसको आत्मसमर्पण करना ही होगा, ऐसा सब बोलते हैं। अब शुभू के आत्मसमर्पण का दिन डिसाइड हो जाता है। रत्ना उसे भाग चलने का कहती है, लेकिन शुभू श्राप की वजह से उसके गांव वालों पर आँच नहीं देने वाली थी और साफ मना कर देती है। शुभू अगले दिन राजेश से मिलने उसी बंद ट्रेन में जाती है, जहाँ राजेश को पता था इसमें शुभू की गलती नहीं थी और तुमने थोड़ी जानबूझकर किया होगा, कहते हुए उसे शांत कर देता है। उसने उस फोटोग्राफर का भी पता ढूंढ लिया होता है, जिसमें उसकी ये तस्वीर ली होती है और वो आश्रम में ठहरा हुआ होता है, जहाँ पर वो उसे खुद मिलने जाएगा और तुम्हारी गलती ना होने का उसे कबूल करवाएगा, ये कहता है। अब हम देखते हैं कि जैसा राजेश उसका मुंह नहीं देख सकता था, वैसे शुभू ने भी कसम खाई थी कि वो भी
शादी नहीं होती तब तक उसका चेहरा नहीं देखेगी, पर अब वो उसे सामने आने कहती है और शपथ तोड़ घूंघट से उसका चेहरा देखती है, जहाँ वो उसके गले पड़ रोने लगती है। अब हमें शुभू के आत्मसमर्पण का दिन दिखाया जाता है, जहाँ उसे उसी कुएं में अपनी जान देनी होती है और उसे पत्थर बांध कुएं में जाने कह देते हैं। जब वो कुएं में डूबने लगती है तब बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, जहाँ देवी ज्वालंबिका माँ का दिया बुझ जाता है, उनका घूंघट भी मूर्ति से उड़ जाता है। अब ये सब देख गाँव वालों को लगता है कि शुभू के लिए वो गलत कर रहे हैं और वो उसे बचा लेते हैं, जहाँ राजेश कुएं में खुद जाकर उसे बचाता है। फिर पंचायत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुभू की कोई गलती नहीं है और वो आत्मसमर्पण नहीं करेगी, ये अंतिम फैसला होता है। फिर भी अगर शुभू की गलती हुई तो श्रावंतिका का बच्चा मर जाएगा। और तो और शुभू को उस फोटोग्राफर को ढूंढ उसे ये बात मनवा लेनी होगी कि उसने उसे बिना पूछे ये किया है और शुभू को ये नहीं पता था। रत्ना शुभू के साथ जाने को तैयार होती है क्योंकि राजेश को उसके पिता ने जाने से मना कर दिया था। अगर शुभू वहां से भाग गई तो रामराव को यानी शुभू के पिता को जिंदा जला दिया जाएगा, ये भी गांव वाले शुभू को कहते हैं। और तो और शुभू के पास सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम होता है क्योंकि 3 हफ्तों के बाद श्रावंतिका का बच्चा पैदा होने वाला था। ट्रेन से जाते वक्त शुभू राजेश को देखती है जो उसका इंतजार करेगा, समझ आता है, जहाँ शुभू रोने लग जाती है। रत्ना उसे दूसरे मौके का सही इस्तेमाल करने का मोटिवेशन देती है और उसमें उसकी दोस्त की बेटी अमिस्ता भी मदद करेगी कहती है और शुभू को शांत कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें अमिस्ता को दिखाया जाता है जो सिविल इंजीनियर थी। अब हम शुभू को देखते हैं जो फोटोग्राफर को कॉल करती है पर आउट ऑफ कवरेज बताते हैं। यहाँ रत्ना शुभू के साथ जाने के लिए घर कॉल कर झूठ कहकर मामला संभाल लेती है कि और 4 दिन वो नहीं आ पाएगी। अब अमिस्ता का सीन दिखाते हैं जिसे प्रोजेक्ट का टीम लीडर बनना था, उसके लिए वो पूरी जान लगाए मेहनत करती हुई दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अमिस्ता टीम लीडर नहीं बन पाती क्योंकि क्लाइंट की डिमांड पर टीम लीडर एक मर्द ही चाहिए था, जिससे उसे प्रमोशन नहीं मिला। अब अमिस्ता को उसकी माँ ने शुभू के बारे में बता दिया था, पर तब अमिस्ता वर्क के कारण वो मना कर दिया था, लेकिन अब वो उसकी हेल्प करने के लिए राजी होती हुई दिखाई देती है, जहाँ वो स्टेशन को उन दोनों को खुद लेने आती है। जहाँ आश्रम जाते हुए वो शॉपिंग के लिए रुकते हैं। शुभू अपने इतने बड़े बड़े फोटो के बैनर देख रोने लग जाती है, वहाँ रत्ना उसे संभालने लगती है। अब राजेश के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता इस शादी के खिलाफ हो चुके थे। फिर चाहे उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन राजेश कुछ नहीं कर सकता था। अब हम ये भी देखते हैं कि शुभू श्रावंतिका को कॉल लगाने की कोशिश करती है, जहाँ उसका पति उसे श्रावंतिका से बात करने या फिर किसी भी कांटेक्ट में न आए ये खैरियत लेता है। अब हम देखते हैं कि अमिस्था और शुभू के बीच में आश्रम जाते वक्त नोकझोंक होती है, जहाँ रत्ना उनको संभाल लेती है। दरअसल ये नोकझोंक शुभू के गांव के रिचुअल्स और ट्रेडिशन पर होती है, जहाँ अमिस्था को ये सब अंधविश्वास लगता है। रत्ना उससे पूछती है कि तुम भगवान पर भरोसा करती हो और शादी का क्या प्लान है। तब अमिस्था शादी नहीं करने वाली है कहकर वो नास्तिक है ये भी कहती है और उसका गोल बहुत बड़ा है, इस चक्कर में उसे नहीं पढ़ना ये भी कहती है। तब शुभू अमिस्था को कहती है कि अगर तुम्हारा साइंस पर ट्रस्ट है तो मुझे प्रूफ दो कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। भगवान ने औरत को तैयार किया है ताकि वो शादी करे और नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाए। तुम ये क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हें पाप लगेगा। तब अमिस्था ये सुन बहुत हंसती है और उसकी मेंटेलिटी कितनी छोटी है कहती हुई उसे टॉन्ट मारती है। अब हम देखते हैं कि राजेश भी शुभू के साथ शादी के लिए पीछे हटने लगता है। अब शुभू का सीन दिखाया जाता है जो होटल में आई होती है और रूम्स देख बोलती है कि इतने महंगे रूम बुकिंग की कोई जरूरत नहीं थी और वो सिर्फ 500 ही देगी, बाकी का खर्चा नहीं करेगी। तब अमिस्था फिर से उसका मजाक बनाती है, जहाँ फिर से उनकी नोकझोंक होती है। तब रत्ना फिर से दोनों को समझाती हुई बीच में आ जाती है। रात में शुभू को रोता देख अमिस्ता उससे माफी मांगती है और उससे दोस्ती कर लेती है। दूसरे दिन वो उस फोटोग्राफर की तलाश में जाते हैं, जहाँ जाते वक्त लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद होता है। अमिस्ता उस फोटोग्राफर को मैसेज और ईमेल कर देती है और शुभू को समझाती है अगर उसका नेटवर्क आ जाएगा तो वो मैसेज पढ़ लेगा। तब शुभू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद था तो वो कार वही छोड़ थोड़ी देर पास पहाड़ी एरिया में घूमने चले जाते हैं, ताकि जब तक रास्ता क्लियर ना हो तब तक वो थोड़ा घूम आए। अब वो एक रेसिडेंट में रुकने आते हैं, जहाँ पर शुभू सब घूमना फिरना एंजॉय कर रही होती दिखाई देती है। उसके लिए ये सब नया था और वो खुद को आजाद पंछी की तरह मान रही थी क्योंकि वो पहली बार ही दुनिया देख रही थी। अब शुभू भी समझ जाती है कि गांव में तो वो घुटन की जिंदगी जी रही थी, आजादी में यानी गांव के बाहर तो असली जिंदगी है। अब इन्हें पता लग जाता है कि लैंडस्लाइड की वजह से और 3 दिन ये वही अटके रहेंगे। अगले दिन शुभू राजेश को कॉल करती है। तब हम राजेश को शादी के मंडप में देखते हैं, यानी वो अब शुभू को ना बताते हुए शादी कर रहा था। लेकिन शुभू का आया कॉल देख राजेश के पिता कॉल उठाकर शुभू को सब सच बता देते हैं कि राजेश तो मंडप में फेरे ले रहा है। ये सुन शुभू रोने लग जाती है। शुभू अकेली होती है जहाँ पर वो कॉल पर होती है। तब 4 लोग जो शराब पीकर उसको देख रहे थे वो उसको उठा लेकर ट्रक में ले जाते हैं, जहाँ चिल्लाते हुए वो मदद की भीख मांग रही थी। तब 2 लड़के जो बाइक पर होते हैं वो उसकी हेल्प के लिए जाते हैं और पीछे से अमिस्था भी कार से उसके पीछे होती है। वो 4 लोग शुभू के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं, जहाँ उनका पीछा कोई कर रहा देख उसे ट्रक से फेंक देते हैं, जहाँ शुभू बेहोश हो जाती है। शुभू तो सही सलामत रहती है लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल थी। वो अमिस्ता को कहती है कि आज इस पर्दे ने भी मुझे नहीं बचाया जिसको वो अपनी प्रोटेक्शन मानती थी।
वो रोते हुए अपनी क्या गलती है जहाँ उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है ये कहते हुए देखते हैं। तब अमिष्ता समझाती है कि तुम घूंघट, सूट या फिर कौन से भी ड्रेस में होती तो भी यही होता, इस दुनिया की मर्द जात ही खराब है। तब रत्ना भी देवी ज्वालंबिका का कहती है कि वो तो योद्धा थी, क्या वो ऐसा चाहेगी कि सारी औरतें घूंघट में हो और अपनी आत्मरक्षा ना कर सके? और तो और वो भी प्रेग्नेंट थी, उसे माँ का प्यार अपने होने वाले बच्चे के लिए पता ही होगा। वो कभी ऐसा चाहेगी कि दूसरों के बच्चे मारे जाए? ये तो गांव वालों का अंधविश्वास है। और तो और गांव में ऐसा कभी देखा है कि जिसका पर्दा हटा और उसके बाद एक स्वस्थ बच्चा जन्मा हो? नहीं ना, उससे पहले ही उस औरत को मारा जाता है। तो ये देवी ज्वालंबिका का श्राप है, ये हम कैसे मान ले? ये तो गांव वालों की सोच है, उन्होंने की हुई परंपरा है ताकि वो औरत को कंट्रोल में रख सके। दूसरे दिन लैंडस्लाइड का रास्ता क्लियर होता है, जहाँ शुभू अपना घूंघट हटाकर सफर करती है, जहाँ वो बहुत खुश दिखाई देती है। अब सारा सफर शुभू विदाउट पल्लू करती है, जहाँ सारे लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो वही मैगजीन वाली औरत है जिसका इतना अच्छा फोटो आया है, और उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। शुभू को बकेट लिस्ट ये वर्ड समझ आता है, जहाँ मरने से पहले पूरे करने वाले सपने होते हैं, ये उसे पता चल जाता है। उसकी भी बहुत सी ख्वाहिशें थी उसमें, जिसमें कि सबसे बड़ा ये था कि वो अपने गांव में बिना पर्दे के घूमना चाहती थी। अमिष्ता और रत्ना के साथ शुभू बहुत खुश दिखाई देती है, जो देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोग्राफर ने मैसेज पढ़ लिया था और वो एक वीडियो बनाकर उसे भेजता है, जहाँ वो बताता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उसने बर्ड की फ़ोटो खींचते टाइम शुभू की सुंदर आंखें देख ली, जिसको उसने ना पूछते हुए उसकी फ़ोटो ले ली। पर बाद में मुझे पता चला उसके कारण शुभू कितने बड़े संकट में आ गई और उससे वो माफ़ी मांगता है। यह फोटोग्राफर खुद मान जाता है कि उसने बिना पूछे उसकी फ़ोटो ली थी और वो शर्मिंदा है। अब शुभू को घर जाना था, यानी अपने गाँव। गाँव जाते वक्त वे एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, जहाँ वो सभी उसके घर रुक जाते हैं। रत्ना को उसके पति का कॉल पे कॉल आ रहा था कि वो अब तो आ जाए, नहीं तो फिर कभी ना आए। अब हमें पता चलता है कि आते वक्त अमिष्था का मूड ऑफ था और उसकी वजह से वो गाड़ी तेज चला रही थी, जिसके कारण पुलिस ऑफिसर ने, जिसका नाम आराधना होता है, उसने उनको घर में स्टे के लिए रखा था एज अ पनिशमेंट बोल के। तब शुभू उससे लड़ने लगती है कि उसके कारण ये सब हुआ। तब वो कहती है कि 8 साल से काम करने के बावजूद भी उसका प्रमोशन उसके मेल एम्प्लॉयज़ के रीज़न से नहीं हो पा रहा और उसकी सैलरी भी सभी मेल एम्प्लॉयज़ से कम है, जहाँ वो उनसे बहुत ज़्यादा काबिल होने के बावजूद वैसा है, ऐसा कहती है। इनकी ये बातें आराधना भी सुन रही थी। अब वो ऑफिसर अमिष्था को इन लेडीज़ के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें उनके बारे में क्या लगता है, जहाँ अमिष्था उन्हें लूजर्स कहती हुई दिखाई देती है और तो और पति की गुलामगिरी करते हैं ये भी कहती है। इसी में ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आराधना उसे उसके राइट्स पूछती है कि तुम कौन हो जो उन्हें जज कर रही हो? आई एम ऑल्सो ऑफिसर एज वेल, मैं भी पति की गुलामगिरी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। तुम नहीं डिसाइड कर सकती कि औरत को कैसे जीना चाहिए। अमिष्था को अपना माइंडसेट समझ आता है और उसकी गलती भी समझ आ जाती है। अब वो फिर से शुभ से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट डे रत्ना का पति फिर से कॉल लगाता है कि तुम्हें आना है या नहीं, जहाँ रत्ना उसे कॉल पर डांट देती है और वो आश्रम आई है, कहती है किसी आंटी की तबीयत वबीयत खराब नहीं, तुम घर नहीं संभाल सकते, तुम्हारे बच्चे नहीं है, या सिर्फ मैं ही चुपचाप संभालूं? चुपचाप संभाल लो, ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसका पति पूरा शॉक होता दिखाई देता है और वो शुभू से बातें करती है कि उससे उसके साथ कितना मजा आया। तभी मूवी में सीन दिखाया जाता है जहाँ श्रावंतिका का बच्चा पेट में पलट जाता है और उसे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। तब शुभू को भी कॉल कर शाम तक आने कहते हैं और अगर वो नहीं आई तो रामाराव मारा जाएगा, ये भी कह देते हैं। अब शुभू गांव में विदाउट पल्लू के जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि ये सच में रिवाज है भी या नहीं, और अगर बच्चा मर गया तो गांव वालों से पहले ही वो खुद जान दे देगी, और अगर बच्चा जिंदा रह जाता है तो ये रिवाज वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब मूवी में हम शुभू को देखते हैं जो बिना पल्लू के गाँव में गाड़ी से उतर कर आती है। उधर श्रावंतिका की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई होती है और वो अचानक आंखें बंद कर लेती है, जहाँ उन्हें वो और उसका बच्चा मर गया ऐसे लगने लगता है। सब लोग शुभू को दोषी ठहराने लगते हैं कि आई तो आई, पर्दा हटाकर घूमते हुए आई। इसी बीच शुभू के पिता उसे थप्पड़ लगाते हैं और पर्दा डालते हैं, लेकिन शुभू फिर से पर्दा हटा देती है। यहाँ दोबारा से श्रावंतिका को होश आ जाता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है जो स्वस्थ होती है। यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि शुभू का पर्दा ना होते हुए भी उसकी बच्ची जिंदा होती है। तब यह अंधविश्वास गाँव वालों से उठ जाता है। अब हम सभी गाँव वालों और सभी औरतों को देवी ज्वालंबिका के मंदिर में देखते हैं, जहाँ पूजा चल रही थी। औरतों का घूंघट भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि श्रावंतिका का पति अपनी बच्ची को खुद शुभू की गोद में देता है। ये सब देख रत्ना और अमिष्था उसके लिए खुश हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।